हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। ठीक तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया? लास्ट क्लास में हमने समलोह पृष्ठ के बारे में जाना और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। ठीक, तो आइए आगे हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता होती क्या है? तो अभी इस परिभाषा को अभी आप ना पढ़े, पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो आवेश होता है, जो आवेश होता है वो समानुपाती होता है किसके? वो समानुपाती होता है विभव के। कैसे? हम जानते हैं यदि हम किसी भी पृष्ठ का क्या बढ़ाएंगे, विद्युत आवेश बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या बढ़ जाएगा? स्वतः ही विभव जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? V के। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक क्या लगाना पड़ता है? नियतांक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ C क्या है? C एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। और इस C को ही हम क्या कहते हैं? इस C को ही हम विद्युत धारिता कहते हैं। जी, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। ठीक है ना बच्चों? C क्या कहलाएगा? विद्युत धारिता कहलाएगा। यदि हम यहां से C की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी? Q अपॉन में V। C की वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन में V। अब आप इस परिभाषा को पढ़ सकते हो। किसी चालक की विद्युत धारिता उस मान के बराबर होती है जो उसके क्या है? जो उसके विभव में क्या कर दें? जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दें। समझ में आया? अब बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश का वह मान है, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश का वह मान है जो वोल्टेज को 1 कर दे। मतलब कोई भी आवेश होगा, यदि वोल्टेज क्या होगा? 1, तभी क्या आएगी मेरी एक विद्युत धारिता। क्या आएगी? विद्युत धारिता। समझ में आया? तो विद्युत धारिता क्या है? विद्युत धारिता किसी आवेश का वह मान है। क्या है? विद्युत धारिता किसी आवेश का वह मान है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। समझ में आया? उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारिता कहलाती क्या है। यदि हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और यदि हम बात करेंगे इसकी विभव की, तो विभव का तो हम सभी जानते हैं। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो यहां से हमें मिलेगा एसआई मात्रक इसका विद्युत धारिता का जो होता है कूलाम अपॉन वोल्ट। और यही किसके बराबर होता है? एक महान साइंटिस्ट फेराड, जिनके नाम पर इसका एक और क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया, इसकी एसआई यूनिट रखी गई जो कि होती है 1 फेराड। अब यदि हम देखें तो 1 फेराड किसके बराबर होगा? 1 फेराड बराबर होगा 1 कूलाम अपॉन में 1 वोल्ट के। मतलब कि यदि 1 कूलाम आवेश किसी पृष्ठ के विभव को 1 वोल्ट कर दे तो वह किसके बराबर होगा? वो 1 फेराड के बराबर होगा। यहां से हमने 1 फेराड की परिभाषा भी निकाल ली। कहां से? इसी के एसआई यूनिट से। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल आपको जरूर समझ में आया होगा कि विद्युत धारिता कहलाती क्या है। समझ में आया? चलिए अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि एक गोलीय चालक के लिए विद्युत धारिता क्या होने वाली है। ठीक है ना बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि किसी गोलीय चालक की हम विद्युत धारिता निकालने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, तो मान के चलो ये एक कोई गोलीय चालक है। ये क्या है? गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या मानी हमने? जिसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर। ठीक है ना? ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। अब मान के चलो हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, जो कि क्या हो गया? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है ना?
हमने क्या किया है कि इस गोलीय चालक को जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, उसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो हम जानते हैं कि इस पूरे पृष्ठ का विभव कितना होगा। विभव का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ। इस पूरे पृष्ठ का विभव कितना होगा, जल्दी मुझे टाइम स्टैम्प पर कमेंट करके जरूर बताओ। तो इस पूरे पृष्ठ का विभव कितना होता है, KQ अपॉन में R। ये विभव का क्या है, सूत्र है। विभव कितना होता है, KQ अपॉन में R। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। अब हमने क्या किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा किससे, विद्युत धारिता के सूत्र से, विद्युत धारिता के सूत्र से। तो विद्युत धारिता के सूत्र से हमने क्या देखा, अच्छा यहाँ पर आपको पता है V क्या है, विभव, K क्या है, K क्या है, K एक नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो आपको पता ही होगा। Q क्या है, Q वो चार्ज है जो उस पर एक समान रूप से वितरित है, और R क्या है, R इसकी त्रिज्या है। अब विद्युत धारिता के सूत्र से हमने क्या देखा कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V। अभी देखा हमने, जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा कि विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। इसको हम देते हैं समीकरण 2 नाम। अब हम यदि देखें तो समीकरण 1 से V का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 से V का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहां हम देखेंगे कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, और V का मान हमने रख दिया KQ अपॉन में R, KQ अपॉन में R। अब ये क्या है, ये देखो अपॉन के अपॉन में है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो C इक्वल टू आ जाएगा, ये Q से Q भी कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू आ गया 1/K इंटू R अपॉन में 1। तो C इक्वल टू हो गया R अपॉन में K। क्या हो गया, C इक्वल टू हो गया R अपॉन में K। अब यहां देखो K का मान हम क्या, ये भी है हमारी विद्युत धारिता। एक गोलीय चालक के लिए एक तो विद्युत धारिता का सूत्र क्या आ गया, R अपॉन में K। एक और यहां से हम सूत्र निकाल सकते हैं जो कि क्या होगा अपना, यदि हम K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन रखें तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी फिर से कहां जाएगा, ऊपर। तो C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारिता की एक और परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं कि जो विद्युत धारिता होती है वो किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, क्या, विद्युत धारिता किसी गोलीय पृष्ठ के लिए उसकी त्रिज्या R की 4 पाई एप्सिलॉन गुना होती है। क्या आ गई एक और परिभाषा कि विद्युत धारिता जो C है वो किसी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन गुना होती है। आपके पेपर में ऑब्जेक्ट कहां से बनते हैं, यहां से बनते, कहां से बनते हैं, यहां से, कि विद्युत धारिता एक गोलीय पृष्ठ के लिए कितनी होती है, त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन गुना। यहीं से आपके 1-1, 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है वो होने वाला है संधारित्र। क्या कहलाता है संधारित्र, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि कुछ ना कुछ धारण करता है, धारण करने वाला। धारण करने वाला इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ये आपके फैन पंखे में भी लगा ना, जैसे दुकान वाले लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर इसे कंडेंसर नाम से भी जाना जाता है। वो ये क्या, संधारित्र या कैपेसिटर। तो संधारित्र या कैपेसिटर का काम क्या होता है, तो संधारित्र का काम होता है आवेश को धारण करना, चार्ज को स्टोर करना, बस ये समझ जाओ। कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर कर लेना। अच्छा, तो चार्ज को स्टोर जो है, चार्ज को स्टोर तो सब करते हैं। यदि मैं अभी अपने हाथों को रख लूं तो मेरे हाथों पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा बहुत आसानी से। यदि इस पेन को इस दूसरे पेन से रख लूं तो इस पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो क्या यह भी संधारित्र हो गया? जी नहीं, वो संधारित्र ऐसी युक्ति है जो चार्ज को या आवेश को धारण तो करे, स्टोर तो करे। किताबों में सीधा लिखा है, कोई भी युक्ति जो चार्ज को क्या कर ले, धारण कर ले या स्टोर कर ले, एकत्रित कर ले, वह क्या है, संधारित्र।
लेकिन उसका मतलब है कि हम उस चार्ज का यूज भी कर पाए। चलिए, जैसे आपने 7वीं क्लास में, क्लास 7 की बुक में जरूर पढ़ा होगा कि ईंधन क्या है। क्या है ईंधन? ईंधन है एक कोई भी चीज जो जलने पर ऊष्मा दे या ऊर्जा दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ईंधन। तो अच्छा, आप दुनिया में एक ऐसी चीज मुझे बताइए जो जलने पर ऊष्मा ना देती हो। अच्छा, आपके घर में सोफे हैं, पलंग हैं, बेंच हैं, वो सब क्या करते हैं? किसी को भी आप जलाओगे तो वो क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देंगे तो क्या वो भी ईंधन हो गई? ऐसा होता है आपके घर में कि सिलेंडर खत्म हो जाए, सिलेंडर खत्म हो गया, भाई आधी सब्जी बनी थी, लाए सोफे को जला दिया, खाना बना लिया। नहीं करते ना ऐसा? नहीं। तो वो ईंधन नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी वो हमें क्या नहीं दे रहा है, उतनी हमें ऊष्मा या ऊर्जा नहीं दे रहा है। समझने की कोशिश करो। समझ में आया? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चार्ज को स्टोर तो करती है, लेकिन वो स्टोर चार्ज हमारे काम भी तो आना चाहिए। भाई ये टेबल है, ये बेंच है, हम हैं, आप हैं, पेन, किताब, कॉपी, दुनिया की हर एक चीज चार्ज को स्टोर करती है, एकत्रित करती है, लेकिन वो यूजफुल भी तो होना चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, धारिता अभी पढ़ा था। धारिता क्या है? ये जो कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर करता है धारिता, मतलब किसी को स्टोर करने की क्षमता, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता धारिता। कैपेसिटर क्या कर देता है? संधारित्र क्या करता है? उस धारिता को और ज्यादा बढ़ा देता है। मान के चलो ये पेन है, ये पेन पर मुश्किल से मुश्किल कितना चार्ज आएगा, कितना आवेश आएगा? 1 कूलम, वो भी नहीं आएगा, बहुत ही कम। इस पर क्या आएगा? आवेश, बहुत कम आवेश आएगा, तो उसका तो हम यूज कर नहीं पाएंगे। यदि हम इसे और आवेशित करेंगे तो इसमें जो आवेश है वो सब वायुमंडल में मिल जाएंगे, वो एक आगे आप समझोगे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यदि हम देखें तो इस ये जो चार्ज स्टोर करेगा वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन वो जो चार्ज स्टोर कर रहा है, संधारित्र जो लगा हुआ है फैन में आपके लगा हुआ है, वो कैपेसिटर, वो क्या है? कैपेसिटर। क्योंकि वो ऐसे आवेश को क्या कर रहा है? संचित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, जो हमारे काम का है। आई बात समझ में? लगता है लगभग बराबर आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। ठीक, तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, एक ऐसी युक्ति जो आवेश को एकत्रित कर लेती है, क्या कहलाती है? तथा विद्युत धारिता को बढ़ा दे। विद्युत धारिता मतलब चार्ज को धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता मतलब चार्ज को धारण करने की, आवेश को एकत्रित करने की क्षमता। तो कैपेसिटर क्या करेगा? उस क्षमता को बढ़ा देगा कि वो जो चार्ज है, वो आवेश है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए? बढ़ जाए। अच्छा, हमने अभी देखा लास्ट क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट क्लास में थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो विद्युत धारिता थी उसकी ऐसा यूनिट क्या थी? विद्युत धारिता की ऐसा यूनिट अभी निकल के आई 1 फैराड। मतलब 1 फैराड क्या निकल के आया? 1 फैराड निकल के आया कि 1 कूलम चार्ज का, यदि 1 कूलम चार्ज क्या कर दे? 1 वोल्ट को बढ़ा दे, तो वो क्या कहलाती है? विद्युत धारिता। अच्छा, 1 फैराड के लिए हमें क्या करना होगा? 1 फैराड के लिए हमने अभी देखा कि जो हमारा एक स्फीयर था, उसके लिए विद्युत धारिता क्या आई थी? स्फीयर के लिए हमारी विद्युत धारिता अभी निकल कर आई थी। ठीक है, तो ये संधारित्र आपको समझ में, ये क्या हो गया अपना संधारित्र। अब मान के चलिए कि कोई गोलीय चालक है, कैसा है? गोलीय चालक। यदि हमें उसका जो धारिता है वो कितनी करनी है? यदि हमें उसकी धारिता कितनी करनी है? 1 फैराड करनी। कितनी करनी है? 1 फैराड करनी। तो हमने देखा C इज इक्वल टू, एक गोलीय चालक के लिए धारिता हमारी कितनी आई थी? C इज इक्वल टू आई थी अपनी R ओम के। यदि हमें इसे 1 फैराड बनाना है तो इसे हमें रेडियस को कितना करना होगा? रेडियस R अपॉन K। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 × 10⁹ तो यहाँ से R कितना आ गया? 9 × 10⁹ मीटर। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है आपको 1 फैराड, कितना? 1 फैराड धारिता यदि किसी संधारित्र की करनी है तो आपको उसकी त्रिज्या कितनी लेनी होगी? 9 × 10⁹ 10 पे 9 की घात मीटर। 10 पे 9 की घात मीटर, समझ रहे हो ना? 10 पे 9 की घात मतलब 1 के पीछे कितने जीरो? 9 जीरो। गिनती भूल जाओगे हम और आप दोनों। तो क्या ये असंभव है कि हम 1 फैराड का कोई कैपेसिटर बना ही ना पाए? बिल्कुल संभव। ये कैसे संभव है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम संधारित्रों का संयोजन करेंगे। संयोजन कितने प्रकार से होगा? संधारित्रों का संयोजन होगा 2 प्रकार से। एक तो होगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा होगा संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अच्छा, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या करते हैं? हम जानते हैं
कि संधारित्र की जो एक प्लेट होती है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके साथ हम एक ऐसी प्लेट को कंडक्ट लगाएंगे इसके साथ कि पहली प्लेट का ऋण सिरा दूसरी प्लेट के धन सिरे के साथ जुड़ा, और फिर जो पहली प्लेट का जो ऋण सिरा है वो दूसरी प्लेट के किस सिरे से जुड़ा हो, धन सिरे से जुड़ा हो, और फिर उसके बाद फिर जो अगली प्लेट है उसका ऋण सिरा और उसके बाद वाला जो संधारित्र है उसके यदि धन सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम का संयोजन। अब मान के चलो ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C1, इसकी है C2 और इसकी है C3, है ना, इसकी धारिता C1, C2, C3। इस पर जो चार्ज है उसकी मात्रा है Q1, इस पर चार्ज है उसकी मात्रा है Q2 और इस पर चार्ज है उसकी मात्रा है Q3, और जो इसका विभव है उसकी वैल्यू है V1, इसका विभव है V2 और इसका विभव है V3, ठीक है ना। तो तीन हमने संधारित्र लिए हैं जिनका हमने कौन सा संयोजन पढ़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता क्या है, इसे परिभाषित यदि हम करें तो यदि एक जो संधारित्र है उसका ऋण सिरा दूसरे संधारित्र के धन सिरे से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, तो हमने तीन कैपेसिटर या संधारित्र लिए हैं, इसकी धारिता C1, C2, C3 है ना, C1, C2 और C3, ठीक है ना। इस पर चार्ज आवेश कितना है Q1, इस पर Q2, Q3, इसका विभव V1, V2 और V3, ठीक है। अब यदि ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जानते हो कि नहीं जानते, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, ये किसके बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि समांतर जो श्रेणी होती है, आपने पढ़ा भी होगा ना रेजिस्टेंस के लिए क्लास 10th में, वहां भी आपने श्रेणी और समांतर क्रम पढ़े होंगे, बिल्कुल याद आ रहा होगा शायद, है ना। तो यहाँ भी क्या होता है कि जो पहले का चार्ज, दूसरे का चार्ज, तीसरे का चार्ज, तीनों के चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि चार्ज समान होंगे तो ये आवेश करंट भी समान होता है। करंट क्या होता है, हमने देखा था कि जो समांतर क्रम, जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में तीनों जो धारा है वो धारा हमेशा क्या रहती है, समान। यदि धारा हमेशा समान रहेगी तो क्या समान रहेगा, आवेश भी हमेशा समान रहेगा। तो Q1 इज इक्वल टू Q2, Q3 बराबर किसके आ जाएंगे, Q की। और यदि इनका कुल विभव निकालें हम तो कुल विभव V कितना आएगा, इनके विभव के हर एक के विभव के योग के बराबर, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इनका विभव या फिर ये इनका क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। और हमने अभी देखा है धारिता के फॉर्मूले से कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, और यहाँ से V की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो V इक्वल टू निकल के आएगा Q अपॉन में C, V निकल के क्या आएगा, Q अपॉन में C, ठीक है ना। तो यदि हम V नेट निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, V नेट, तो हम देखें पहले V1, तो पहले का V1 क्या होगा, Q1 अपॉन में C1। यदि हम V2 की बात करें, दूसरे कैपेसिटर का विभव, पहले कैपेसिटर का विभव या विभवांतर क्या है, Q1 अपॉन C1, दूसरे कैपेसिटर का विभवांतर क्या है, Q2 अपॉन में C2, और तीसरे कैपेसिटर का विभवांतर क्या है, V3 इक्वल टू Q3 अपॉन में C3। अब इन तीनों के बाद यदि हम समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा कि V नेट इज इक्वल टू निकल के आया कितना, अच्छा V की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, Q अपॉन C, तो V नेट की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, V नेट की जगह पर हम रख सकते हैं Q अपॉन में C इज इक्वल टू V1 क्या रख सकते हैं, Q1 अपॉन C1 प्लस ये देखो V2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, Q2 अपॉन में C2, और V3 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, Q3 अपॉन में C3। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो, और जो समझ में ना आए तो आपके लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर आप कमेंट करें कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है। हम आपके कमेंट रेगुलर देखते हैं, तो हम आपको किसी ना किसी माध्यम से, या तो हम अगले दिन या फिर जब भी संभव होगा डाउट क्लास लेंगे, तो वो जो आपका डाउट रहेगा उसमें हम स्पेशली उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। तो डाउट आप जरूर छोड़िए, कमेंट में आप डाउट जरूर लिखें। जब आप अपने डाउट लिखेंगे तभी तो हमें भी लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो। और डाउट कैसे आता है? डाउट आता है पढ़ने वाले, जो पढ़ता नहीं है उसको सब क्लियर है, समझ रहे हो ना। या तो जो बहुत पढ़ता है उसको सब क्लियर होता है, वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है उसको सब क्लियर है। क्लियर मतलब साफ, दो चीज होती है ना, एक क्लियर है मतलब सब समझ में आ गया, और दूसरा क्लियर है मतलब क्लियर सब साफ सपाचट एकदम, ठीक। अब हम यदि देखें तो Q1 Q2 Q3 किसके बराबर है? Q के, तो ये Q अपॉन C क्या आ गया? ये Q1 भी क्या आ गया? Q, तो ये आ गया Q अपॉन C1, ये भी आ गया Q अपॉन C2, और ये हमारा आ गया Q अपॉन C3। तो Q अपॉन C यहां से क्या करें? Q सबसे कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखें तो Q से Q क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जी हाँ, तो ये क्या आ गई? ये आ गई हमारी श्रेणी क्रम के संयोजन में संधारित्र। यदि हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या आ गई हमारी धारिता? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है ना। एक बार पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। चलिए अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। किसमें देखते हैं? अब हम देखते हैं समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, ठीक है ना। चलिए समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। अब जो समांतर क्रम होता है वो क्या कहलाता है? मान के चलो ये कैपेसिटर है अपने पास, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, यहाँ पर ये प्लेट है पॉजिटिव और ये प्लेट है नेगेटिव, और यहाँ पर ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप ये अंदाजा न लगाएं कि समांतर और श्रेणी, यदि एक के बाद एक के बाद एक लिखे हैं तो वो श्रेणी, और एक के ऊपर के नीचे लिखे हैं तो वो समांतर। जी नहीं, हमने अभी देखा था श्रेणी क्रम का क्या था? जहां पर एक का ऋण सिरा दूसरे की धन सिरे से जुड़ा हो। और यहाँ पर यदि हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन कहलाता है जिनमें सारे धन सिरे एक साथ जुड़े हों तथा सारे ऋण सिरे एक साथ जुड़े हों, ठीक है ना। ये इसको हमने क्या किया? पृथ्वीकृत कर दिया, ठीक है ना। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, इसके धन सिरे आपस में एक जॉइंट से कनेक्ट हो और इसके ऋण सिरे आपस में दूसरे जॉइंट से कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अच्छा, ये पृथ्वीकृत किया, इससे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात याद आई कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। एक नंबर का बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। और हम जानते हैं चार्ज हमेशा कहां से कहां जाते हैं? चार्ज हमेशा जाते हैं अधिक विभव से कम विभव की ओर। कहां जाते हैं? अधिक विभव से कम विभव की ओर। मतलब चार्ज हमेशा कहां जाते हैं? पृथ्वी पे। इसलिए धोखे से भी आप कभी सॉकेट में ऐसे हाथ लगा देते हो, तुरंत करंट आपके अंदर से होकर कहां जाता है? पृथ्वी में जाता है। कोई भी चार्ज हो, कहीं से भी आया हो, वो हमेशा जाना चाहेगा अधिक विभव से कम विभव की ओर। इसीलिए जब ठंडा मतलब बिजली भी गिरती है तो वो जाकर सीधे, यदि ऊपर से बिजली है क्या है, उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बहुत अच्छे से बना देंगे कि आखिर जो बिजली है वो कैसे बनती है, कहां से आती है, ठीक। तो जो आसमान में बिजली बनती है, आप देखो वो डायरेक्ट कहां जाएगी? बीच में नहीं रुकेगी, डायरेक्ट कहां जाएगी? जमीन में जाएगी, क्योंकि वहां का जो विभव है वो बहुत बढ़ जाता है। तो धरती का विभव क्या है? धरती का विभव शून्य, पृथ्वी का विभव है शून्य। तो हर सारे जो आवेश हैं वो पृथ्वी की ओर आना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जरूर इसको आप अपनी कॉपी में एकदम लाल कलर के पेन से लिखना है, ऐसे डिब्बा बना के, ठीक। क्योंकि ये ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। अब यदि हम समांतर क्रम में संयोजन देखें तो जो पहला कैपेसिटर है इसका हमने जो धारिता है मान ली C1, इसकी धारिता मान ली C2 और इसकी धारिता मान ली हमने C3। अब इस आवेश की बात तो वही चीज, इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2
और इस पर आवेश Q3। अब यदि इसकी विभव की बात करें तो इस पर विभव V1, इस पर विभव V2 और इस पर विभव V3। अब क्योंकि ये कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम एक बात 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो सभी का विभवांतर होता है V1 बराबर V2 बराबर V3, वो किसके बराबर होता है? नेट विभवांतर। मतलब सभी, यदि हम एक को विभवांतर देंगे तो वही विभवांतर इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही विभव इसमें जाएगा। समझ में आया? बट क्या जाएगी? धारा। बट क्या जाएगी? तीनों में धारा बढ़ जाएगी। तो तीनों की धाराओं का जो योग है वो कुल धारा के बराबर होगा। धारा बढ़ रही है मतलब आवेश बढ़ रहे हैं, तो जो Q नेट है, जो Q नेट है वो किसके बराबर होगा? वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में V। यहाँ यदि हम Q निकालें, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C इंटू V। पक्षांतर करके गुणे में चला गया तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? C इंटू V। अब ये जो Q है उसको हम मान को क्या रखते हैं? वो Q मान, ठीक है ना, C इंटू V। यदि हम यहाँ से, ठीक, तो Q इज इक्वल टू आ गया C इंटू V, तो Q नॉट नेट जो है वो क्या आ जाएगा? C इंटू V इज इक्वल टू Q1। यदि हम Q1 की बात करें तो Q1 कितना है? Q1 भाई, Q1 कितना निकल के आएगा? Q1 निकल के आएगा C1 इंटू में V1। Q1 समझ में आया ना? Q ये है, C इंटू V, तो पहले पर Q1 क्या निकल के आएगा? C1 इंटू में V1। यदि हम Q2 की बात करें तो Q2 क्या निकल के आएगा? C2 इंटू में V2। और Q3 निकल के क्या आएगा? Q3 निकल के आएगा C3 इंटू में V3। कितना निकल के आएगा? C3 इंटू में V3। और ये जो Q1, Q2 और Q3 के मान है ये हम कहाँ रखेंगे? ये मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो Q नॉट नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C इंटू V। Q1 क्या निकल के आ गया अपना? C1 इंटू में V1। Q2 क्या निकल के आया? Q2 निकल के आया C2 इंटू में V2। और Q3 निकल के आया C3 इंटू में V3। लेकिन हम सभी जानते हैं, अभी हमने देखा कि V1, V2, V3 ये तीनों कैसे हैं? ये बराबर हैं। तो V1 की जगह भी रखेंगे V, V2 की जगह भी रखेंगे V, और V3 की जगह पर भी क्या रखेंगे? अरे भैया वही रखेंगे जो रखते आ रहे हैं V। अब क्या होगा? अब तीनों में से V कॉमन आएगा, यहाँ बचा C1, यहाँ बचा C2 और यहाँ बचा C3, ठीक है ना? तो ये देखो यहाँ भी और ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो जो आपका नेट C है ये आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। जी हाँ, ये क्या आ गया? नेट C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जो धारिता आई वो कुल धारिता के योग के बराबर आई, ठीक है ना? दोनों में कंपैरिजन करके एक बार क्विक लिख लो। यदि हम श्रेणी क्रम देखें, क्या देखें? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और यदि हम समांतर की बात करें तो इसमें होती है इसमें होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि किस में धारिता का मान बढ़ रहा है और किस में धारिता का मान कम हो रहा है? देखो, जैसे हम पहला श्रेणी क्रम में हम यदि 3 संधारित्रों को लें, कितनों को? 3 संधारित्रों को, और तीनों संधारित्रों की जो धारिता है वो 3-3 फराड है। कितनी है? 3-3 फराड है। इसकी धारिता मान ली हमने कितनी है? 3 फराड। कितनी है? 3 फराड। इसकी धारिता है 3 फराड और इसकी धारिता है 3 फराड। तो हमें कुल धारिता कितनी कैसे मिलेगी? इस सूत्र से मिलेगी। जल्दी से क्विक देखते हैं। यहीं पर एक अपना न्यूमेरिकल भी हो गया। पहले की धारिता हमने कितनी मानी? 3 फराड, तो 1/3। दूसरे की धारिता मानी 3 फराड, 1/3। तीसरे की धारिता मानी 1 फराड, तो ये आ गया 1/3। यदि हम इसमें देखें तो 3 आ गया एलसीएम, तो 1 + 1 + 1 = 3/3। तो ये आ गया क्या? 1 फराड। मतलब कि यदि हम श्रेणी क्रम में 3 संधारित्रों को रखते हैं जिनमें हर एक की धारिता कितनी है? 3 फराड, 3 फराड, 3 फराड, तो हमें कुल धारिता कितनी मिली? 1 फराड। मतलब श्रेणी क्रम में जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? कम। भाई 3 बड़ा कि 1 बड़ा? जल्दी बताओ। 3 बड़ा होगा ना, 1 छोटा होगा, तो धारिता कम हो गई। अब यदि हम उसी को किस में रखें? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में रखें हम, पहले को की धारिता
3 फराड, दूसरे की 3 फराड, तीसरे की 3 फराड, तो जो कुल धारिता है वो कितनी मिलेगी? 3 धन 3 धन 3 मतलब 9 फराड। इसका मतलब है समांतर क्रम में धारिता रखने पर जो कुल धारिता है वो बढ़ जाती है और श्रेणी क्रम में धारिता रखने पर कुल धारिता कम हो जाती है। तो हमें धारिता बढ़ाना है तो हमें अपने संधारित्रों को किस क्रम में रखना होगा? समांतर क्रम में रखना होगा। उम्मीद है आपको ये क्रम का संयोजन जो है वो विद न्यूमेरिकल एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन भी किया, तो ये बहुत शानदार तरीके से आपको जरूर समझ में आया होगा संधारित्रों का संयोजन। ठीक है ना बच्चे? चलिए नेक्स्ट अब आगे क्या टॉपिक होने वाला है? आगे टॉपिक होने वाला है अपना समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र में हमने क्या किया है? ए और बी दो प्लेट ली हैं जिन पर ए प्लेट पर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बी प्लेट ली जिस पर कौन सा चार्ज है? जिस पर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। और यदि मैं इसका पूरे का क्षेत्रफल मानूं तो वो मैंने कितना लिया है? a लिया है। ठीक, एक ए प्लेट है जिस पर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बी प्लेट है जिस पर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों के बीच की दूरी कितनी ली? दोनों के बीच की दूरी d है। और इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना लिया? हमने a लिया। और इसको हमने ये क्या कर दिया है? ये हमने इसको पृथ्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया? पृथ्वीकृत कर दिया। ठीक है ना? अब यदि हम इस पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इसके कारण इस पूरे कैपेसिटर संधारित्र के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो मेरी कितने निकल के आएगी? वो मेरी 1। ये हम इस प्लेट को 1 और भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? ए प्लेट की प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी मेरी बी प्लेट। अच्छा, ए और बी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? थोड़ा सा याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो अनंत चादर प्लेट है ना, जो अनंत चादर या प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या निकल के आई थी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। कितनी निकल के आई थी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये क्या निकल के आई थी? ये निकल के आई थी एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जहां पर ये सिग्मा क्या है? थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं तो ये सिग्मा क्या है? मान के चलो ये क्या है? ये मान के चलो एक प्लेट है। ये क्या है? एक प्लेट है। ये एक प्लेट है तो इसमें एकांक क्षेत्रफल किसी इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसकी संख्या ही क्या कहलाती है? ये सिग्मा। क्या कहलाती है? सिग्मा। तो सिग्मा क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश ही क्या है? सिग्मा। और एक अनंत चादर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन में 2 पाई। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली अपनी? एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकली सिग्मा अपॉन में 2 पाई और दूसरी प्लेट की भी निकली वही सिग्मा अपॉन में 2 पाई। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 1/2 आधा और आधा मिलके क्या होता है? 1। मतलब ये आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इतना आया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसको हमने समीकरण 1 नंबर दे दिया। अब देखो हम जानते हो कि नहीं जानते हो? हमें लगे तो नहीं जाके जानते हो कि ए का एक और सूत्र क्या होता है? ए का एक और सूत्र होता है V अपॉन में D। अरे सर ये कहाँ से आया? ये यदि आपको नहीं पता है कहाँ से आया, इसका मतलब है भैया कि पढ़ाई तो अपनी कमजोर चल रही है और आपको पिछली क्लास देखनी होगी जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली थी? इक्वल टू dV अपॉन dx क्या निकाली थी? dV अपॉन dx। क्या था ये? क्या था? V मतलब विभवांतर और E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। कुछ याद आया? तो E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और V मतलब विभवांतर, इनमें संबंध क्या होता है? E इक्वल टू V अपॉन D। याद करो पिछली क्लास, है ना? नहीं है तो जाके जल्दी से वो वीडियो देखो। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक, तो E इक्वल टू क्या निकल गया? V अपॉन D। ये समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर यदि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो V अपॉन D इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन।
क्या आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भैया क्या निकालना है धारिता, धारिता तो सरल ही करना आए ही नहीं गए, धारिता तो हमें कहीं दिख ही नहीं गई। चलो लेकर आ जाते हैं धारिता को। धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन में भी, क्या होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। यहाँ से यदि हम इस V की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन में C। लो भाई साहब आ गई धारिता, ये आ गई धारिता। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है Q अपॉन में यहाँ नीचे C इंटू D। और यहाँ अच्छा एक और मान रख देते हैं, ये लिखा है भाई, ये देखो सिग्मा का मान क्या है, Q अपॉन में A। सिग्मा क्या निकल गया है अपना, Q अपॉन में A। यदि यहाँ हम देखें तो Q से Q कैंसिल हो गया तो 1, और यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट भी है, ये भी मूल है, तो यहाँ आ गया 1 अपॉन CD इज इक्वल टू 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब A को ऊपर लेके आओ, पक्षांतर करो, तो A E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, C इंटू D। अब यदि यहाँ से हम C का मान निकालें तो C का मान आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। और यही क्या आ गई, धारिता आ गई किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, जिसका मान हुआ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। A क्या है, ये पूरे संधारित्र की क्षेत्रफल है, और D क्या है, संधारित्र में दो प्लेटों के बीच की दूरी है। उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि जब आंशिक रूप से मान के चलो, अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने देखा था कि दो प्लेट हैं, उन दो प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस या धारिता कितनी आएगी। अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने एक परावैद्युतांक माध्यम को एक कैपेसिटर में रख दिया है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये हम कर रहे हैं इसकी धारिता बढ़ाने के लिए। मतलब यदि हम एक परावैद्युतांक माध्यम को किन्हीं दो प्लेटों के बीच, कैपेसिटर या संधारित्र की दो प्लेटों के बीच एक हम परावैद्युतांक माध्यम क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मतलब जिस पर दो चार्ज हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना, जिस पर दो चार्ज हो वही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो हमने क्या किया है, ये A और B प्लेट हैं, A और B प्लेट हैं, इनके बीच की दूरी कितनी थी, D, कितनी थी, D, वही पिछली वाली। और इसके बीच में हमने एक T मोटाई का क्या रख दिया है, परावैद्युतांक माध्यम रख दिया है, T मोटाई का। ये क्यों रखा है, तो भाई हमें देखो अपनी कम तो करनी नहीं होगी कैपेसिटी, मतलब जो धारिता है वो हमें कम तो करनी नहीं होगी, धारिता बढ़ानी ही होगी। तो ऐसा करने से क्या धारिता बढ़ती है, क्या धारिता घटती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम जानते हैं, हमने देखा भी था वही कल का एक फॉर्मूला, यदि आपको याद हो तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है E इंटू में X। ये कैसे आया सर, समझाओ, जरूर समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है V अपॉन में X। वही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, मतलब कि विभवांतर में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। V इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन X। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा इनटू X। अब यदि हम बात करें किसकी, वायु की, किसकी बात करें, वायु। यदि हम वायु की बात करें तो वायु में यदि हम X देखें तो वायु की मोटाई कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D, और इसमें T मोटाई का क्या रखा है, परावैद्युतांक। तो ये जो बची, ये मोटाई बची और ये मोटाई बची। ये किसकी मोटाई है, ये मोटाई है भाई वायु की। ये डिस्टेंस किसकी है, वायु की। तो वायु की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, वायु की डिस्टेंस निकल के आएगी ये पूरा D, और इसमें से घटा दो क्या तुम, ये T। परावैद्युतांक माध्यम की जो मोटाई है ये घटा दोगे इन दो प्लेटों के बीच की दूरी से, तो तुम्हें वायु की दूरी निकल आएगी। तो यहाँ से जो वायु की स्थिति की बात करें हम, तो V इक्वल टू आ जाएगा E, और X की जगह हम क्या रखेंगे, X की जगह हम रखेंगे D माइनस T। क्या रखेंगे, D माइनस T। अब E क्या होगा, तो E होगा इसमें से कोई भी एक प्लेट। अभी हमने देखा एक प्लेट के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी हमने देखी क्या होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा फिर से तो नहीं बतलाना पड़ेगा, सिग्मा क्या है भैया,
सिग्मा है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिटेल में समझा था। तो E इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और याद रखें, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करो। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, बहुत अच्छे से इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये हम समझा चुके हैं, जाकर पुराना वीडियो देखो। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब हमने देखा जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसमें कोई ह्रास होता है। वो ह्रास क्यों आ रहा है, वो आ रहा है क्योंकि वायु या निर्वात जो है वो भी कुछ ना कुछ चार्ज को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो उस वायु ने जो चार्ज को एक्सेप्ट किया वही क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां से भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वहां की विद्युतशीलता भी क्या एप्सिलॉन नॉट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि यहाँ पहले से चार्ज हैं तो यहाँ पर तो और चार्ज को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो एप्सिल क्या मानेंगे हम, एप्सिल हम मानेंगे परावैद्युतांक। अभी से बता दे रहा हूं, परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता। बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज को कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। जब वायु या निर्वात में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वहां पर जो चार्ज एब्जॉर्ब हुआ है वो है एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है, जब परावैद्युत मतलब ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये कोई पहले से डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अब वहां चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो वहां से जो चार्ज है वो ज्यादा अवशोषित कर लिया जाएगा ना उस माध्यम के कारण। तो उसको हमने क्या माना है, एप्सिल। तो एप्सिल क्या है, परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता। और इनमें संबंध कौन बतलाता है, इनमें संबंध बतलाता है कि, और इसे हम काय भी पढ़ते हैं, और वो होता है एप्सिल अपॉन में एप्सिल नॉट। तो एप्सिल और ये के क्या है, ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसकी, परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ये ज्यादातर बच्चे ये याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। यदि उनका टीचर पढ़ाता भी है तो ये बात को भूल जाते हैं, इसलिए आपको मैंने थोड़ा डिटेल में ये समझाया। एप्सिलॉन क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिल क्या है, इस परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता। और ये क्या, के क्या है, इस वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता। आई बात समझ में? चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो ये आया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिल, और ये आ गया अपना d माइनस टी। ये आया है किसके लिए, वायु के लिए हमारा क्या, v या वोल्टेज। ये किसके लिए विभवांतर आया है, वायु की स्थिति में। अब हम कौन सी स्थिति नंबर 1 की, स्थिति नंबर 2 क्या देखें, स्थिति नंबर 2 में हम वोल्टेज देखते हैं जो V2, वो हम किसके लिए देखेंगे भाई, तो वो हम देखेंगे परावैद्युतांक माध्यम के लिए। किसके देखेंगे, परावैद्युतांक माध्यम के लिए V2। तो वो क्या होगा, वो भी होगा E। अच्छा अब परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई क्या है, T। तो अब हम सिर्फ क्या लेंगे, वो डिस्टेंस T क्या ले ली हमने, अब वो डिस्टेंस हमने सिर्फ क्या ले ली, T। और यहाँ पर E क्या आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर यही होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिल नॉट की जगह पर यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिल। समझ में आया, एप्सिल और एप्सिल नॉट बिल्कुल जरूर आ गया होगा, क्यों नहीं आ गया होगा। और यदि यहाँ से हम एप्सिल की वैल्यू निकालें, एप्सिल नॉट की वैल्यू निकालें, तो वो आ जाएगी के इंटू में एप्सिल। क्या आ जाएगी, एप्सिल नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू में एप्सिल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और यदि हम यहाँ से, ठीक है ना, एप्सिल की वैल्यू निकाल लें, यदि हम यहाँ से एप्सिल की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, वो आएगी, सॉरी यहाँ एप्सिल की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिल की वैल्यू आएगी के इंटू में एप्सिल नॉट। यहाँ से एप्सिल की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू में एप्सिल नॉट। तो यहाँ पर परावैद्युतांक के लिए जो मेरी विद्युतशीलता है वो है एप्सिल, और टी तो टी ही है। टी क्या है, टी तो टी ही है। यदि हमें कुल विभव निकालना, नेट विभव निकालना, विभवांतर निकालना हो तो वो आएगा V1 प्लस में V2। तो ये आ गया नेट विभवांतर V इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिल नॉट, और ये d माइनस टी प्लस में सिग्मा अपॉन 2। देखो एप्सिल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के एप्सिल नॉट। क्या लिख सकते हैं, के एप्सिल नॉट, और यहाँ पर क्या आ गया टी, क्या आ गया अपना टी। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ v इक्वल टू क्या होता है, ये cos
बहुत पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। ये बात भी बहुत अच्छी है जानती है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। तो इस V की जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन C इज इक्वल टू सिग्मा, इन दोनों से देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट ही घुमाना होगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा, d माइनस टी, यहाँ क्या बचा d माइनस टी, और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है t अपॉन k। यहाँ क्या बच रहा है, प्लस में क्या बच रहा है t अपॉन में k। इतना कहाँ बच गया, इतना यहाँ बच गया। अब सिग्मा देख लो, तो सिग्मा क्या होता है, q अपॉन में a। सिग्मा क्या होता है बच्चों, q अपॉन में a। तो सिग्मा की वैल्यू हम रखेंगे, अब सिग्मा की वैल्यू हम रखेंगे q अपॉन में a, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया d माइनस टी है ना, प्लस टी, d माइनस टी है, d माइनस टी, और ये आ गया प्लस में t अपॉन में k। क्या आ गया, d माइनस टी प्लस में t अपॉन में k। अब देखो q से q कैंसिल, ये थी, और यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है। तो यहाँ यदि हम ये 1 अपॉन c देखें तो 1 अपॉन c आ गया 1 अपॉन 2 सिग्मा, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट a, और ये आ गया d माइनस टी प्लस t अपॉन में k। और यहाँ से यदि हम इसको उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ जाएगा ये सारा को क्या, d माइनस टी प्लस देखें तो t अपॉन में k। ये आ गया बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक। ये क्या आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक। इसको आप बहुत अच्छे से देखना बच्चों, 2 से 3 बार इसको देखना। मेरे हिसाब से तो एक बार में आ जाना चाहिए, लेकिन 2 से 3 बार इसको देखें कि यदि हम एक परावैद्युतांक माध्यम टी मोटाई का रख देते हैं कहीं भी, किसमें, किसी भी संधारित्र में, तो उसकी धारिता आ जाती है 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन k। अच्छा, जो नॉर्मल कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, c इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v। ठीक, और जो हमने देखा बिना इसके जो संधारित्र है, मतलब कोई परावैद्युतांक माध्यम नहीं रखा था, तो जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ये आई थी ना 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। अब आप बोलो कि सर ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, तो भैया ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है। कैसे है, कैसे है, यहाँ देखो d में से कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है, d में से कुछ घट रहा है। यदि d में से कुछ घट रहा है और यहाँ पर सिर्फ कौन है, d, तो d की वैल्यू यहाँ बड़ी आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी। तो हर का जो मान है, हर का मान इसमें ज्यादा है या इसमें, हर का मान निकल के आएगा भैया यहाँ, डिनोमिनेटर यहाँ निकल के बड़ा आएगा। और डिनोमिनेटर यदि बड़ा होता, डिनोमिनेटर कहाँ निकल के आएगा बड़ा, यहाँ d में से कुछ घट रहा है तो डिनोमिनेटर छोटा, और यहाँ जो हर है वो आएगा बड़ा, क्योंकि यहाँ d है और यहाँ d में। अब आप बोलो सर d में से कुछ जुड़ भी रहा है वापस से, तो d जो जुड़ रहा है उसमें से कुछ वैल्यू भी तो कम हो रही है। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ d में से कुछ घट रहा है तो यहाँ d क्या हो जाएगा, कम। मतलब जो अंश का मान, सॉरी जो हर का मान है, डिनोमिनेटर है, जो हर का मान है डिनोमिनेटर है, वो यहाँ क्या आ रहा है, कम, और यहाँ आ रहा है ज्यादा। और यदि हर जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है अपना छोटा, तो वैल्यू क्या आती है, बड़ी, और डिनोमिनेटर होता है बड़ा, और तो वैल्यू क्या आती है, छोटी। अच्छा, एक और इसको यदि हम देखें कि यदि हम जो टी लंबाई है ये इसको पूरा कर दें, क्या कर दें, इस टी लंबाई को हम, ये परावैद्युतांक जो था टी लंबाई का था, इसको हमने पूरा डी लंबाई कर दिया। कितना कर दिया, डी मोटाई पूरा भर दिया। पूरे जो कैपेसिटर था, पूरा जो संधारित्र था, उसमें हमने पूरे में क्या डाल दिया, परावैद्युतांक माध्यम डाल दिया। यदि हम यहाँ ऐसा करें तो d बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, d बराबर आ जाएगा t, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पूरा परावैद्युतांक माध्यम हमने जो था वो पूरा भर दिया। तो यहीं से नया कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d की जगह पर क्या रखना है, d रखना है, तो ये आ जाएगा d माइनस d प्लस में d अपॉन k। ठीक है ना, तो d माइनस d क्या हो गया, 0, तो c इज इक्वल टू आ गया 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, ये आ गया 0, प्लस में ये d क्या था, d
अपॉन के। क्या आ गया? डी अपॉन में के। तो ये तो डी अपॉन के, तो डी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया सी इज इक्वल टू के टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है ना? क्या है? 2 के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। मतलब यहाँ देखें तो टोटल किस पर? के पर डिपेंड करेगी। देखो ये क्या आया था? ये आया था अपना 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारी था। और ये समान, ये क्या है? जब उसमें कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए। अंतर किसका आ रहा? अंतर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस के का। मतलब के पर डिपेंड करेगा। के क्या है? के क्या है? ध्यान देखो, के क्या है? के है परावैद्युतांक माध्यम में विद्युतशीलता के सापेक्ष क्या है? वायवीय निर्वात की विद्युतशीलता। ये है दोनों में रिलेशन। किसमें? जब परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए और जब सिर्फ कैपेसिटर रख दिया। अभी तो यदि हम पेपर, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन यदि हम देखें पेपर के माध्यम से जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो ये आने वाला है बेटा, ये आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको जो आज का सेशन है वो भी जरूर समझ में आया होगा, है ना? और यदि एक बार ऐसा कुछ लगता है, कुछ डाउट लगते हैं, तो मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि वो आप डाउट जरूर शेयर करें बेटा। जब तक आपके अंदर डाउट रहेंगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हमें पढ़ने में मजा कब आता है? जब हमसे कोई चीज़ बन रही हो। वो बनेगी कब? जब डाउट रहेंगे नहीं। और डाउट क्लियर कौन करेगा? आपके हम आंसर करेंगे। तो आपको जो भी डाउट लगता है उसको कमेंट में लिखें, ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको हमारा आज का सेशन ये जरूर पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे हमें भी एनर्जी मिले। आपको मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आए, बाकी सब ऐसे चलता है, ठीक है ना? बढ़िया, चलिए।